नमस्कार। अब हम लोग एक बार फिर से राउल्ट्स लॉ को कैसे अप्लाई करना है और कितनी चीजों तक हम बढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करते हुए आगे इस चैप्टर में बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने आपको पहले ही बता रखा है, हमें जो स्टडी करनी है इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशंस की करनी है, जिसमें हमारे पास कंपोनेंट्स के रूप में क्या होगा, कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा, कोई लिक्विड किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा, कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा। ओवरऑल सॉल्वेंट के रूप में हम लिक्विड लेते हैं, इस बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को, और उस पर हमने राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करने की कंडीशंस के बारे में बात किया था। क्या किया था हमने डिस्कशन, उस चीज को रिकॉल करते हुए तेजी से अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ओर बात करेंगे। एक बात ध्यान से अपने मन में इस बात को बैठाए रखिएगा कि वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को इस पूरे के पूरे चैप्टर में अगर मैं वेटेज दूं तो करीब करीब 80 to 85% वेपर प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में समझना है। इसीलिए मैं बार बार आपको वेपर प्रेशर समझाने की कोशिश करूंगा, और इस समय जिस चीज को लेकर के मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये बात आप पहले से समझ लेंगे तो आगे के जो टॉपिक्स हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर सॉलिड स्टेट्स में सॉलिड सॉल्वेंट को जब मिला दिया जाता है लिक्विड में तो वेपर प्रेशर किस तरीके से लोअर करता है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक होगा उसको भी समझने में आपको आसानी होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को अभी मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी मेरा आपसे सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप वेपर प्रेशर का जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं उस पर पूरी तरीके से अपना मन अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हुए एक बात पर फोकस करिएगा, वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए, पिछले लेक्चर में जो बात डिस्कस किया गया था उसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, और मैंने आपको बताया था दो कंपोनेंट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से कंडीशन थी, वेसल मैंने लिया था 4 लीटर, इसमें वॉल्यूम मैंने डाला, और मैंने आपको बताया कि इसमें सरफेस पर, मैंने क्या आपको बताया था, सरफेस पर पार्टिकल्स जो इसमें लिए गए थे जो इवापोरेट हो रहे थे। पूरी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा। सरफेस पर 1600 मॉलिक्यूल्स थे, जिनमें से 400 मॉलिक्यूल्स जो हायर काइनेटिक एनर्जी वाले थे वो इवापोरेट कर रहे थे। ये था कंपोनेंट 1। इस तरीके की बात मैंने आपको बता रखा है। कंपोनेंट 1 के बारे में हम इस तरीके का कुछ डिस्कशन किए थे। इसको एक सॉल्वेंट में मिलाएंगे। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट की ओर देख लेते हैं। सॉल्वेंट क्या है और उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या हमने देखा उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, यहां पर हम सिमिलर कैपेसिटी का वेसल लेते हैं, और लेकिन इसमें हम 12 लीटर वॉल्यूम हम ऐड करेंगे। जाहिर सी बात है ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन सरफेस पर अभी भी 1600 ही मॉलिक्यूल्स जगह पाएंगे। ये बात मैंने आपको बताया, क्योंकि सरफेस का चूंकि वेसल एक ही साइज का है, समझ रहे ना, जैसे है क्या कि 3 अलग अलग बाल्टी हमने इस्तेमाल किया। एक बाल्टी में मैंने पानी थोड़ा डाला, दूसरे में बाल्टी में हमने लिक्विड जो कंपोनेंट है उसको ज्यादा डाला। तो इसलिए मैंने कहा पहले वाले कंपोनेंट में 4 लीटर पड़ा हुआ, दूसरे में 12 लीटर पड़ा हुआ है। सरफेस जो ओवरऑल ऊपर का जो सरफेस एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा। आप समझ सकते हैं, इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि दूसरे के लिए भी क्या है, यहाँ पर दूसरे के लिए 1600 में से इसके लिए भी 400 ही पार्टिकल्स इवापोरेट कर सकें। यहां से मैंने बात आपको शुरू किया था, लेकिन यहीं पर मैंने इस कंडीशन को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश किया था। क्या कंडीशन मैंने मॉडिफाई करने की कोशिश किया था, मैंने कहा इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये भी सोच सकते हैं कि वहां पर मॉलिक्यूल्स के नेचर में अगर डिफरेंसेस हैं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मिथेनॉल और इथेनॉल को मिलाया। क्या किया, मिथेनॉल और इथेनॉल को मिलाया, तो उसमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, देखते हैं। मिथेनॉल का मैंने यहां पर मान लीजिए ये मिथेनॉल का था। मिथेनॉल के पार्टिकल्स के साइज के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, और अगर कंडीशन थोड़ा सा मैं वेरी कर दूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर मिथेनॉल का मैंने क्या किया, 1600 ही यहां पर सरफेस पर पार्टिकल जगह लेंगे। क्वांटिटी कम है मिथेनॉल का, लेकिन मिथेनॉल और इथेनॉल के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो साइज किसकी बड़ी होगी, साइज किसकी बड़ी होगी आप बताएं। C2H5OH जो इथेनॉल है उसके कंपैरिजन में साइज मिथेनॉल की छोटी होती है, इसलिए ये हल्के होने के नाते कल्पना करिए कि इसके सरफेस पर जो 1600 पार्टिकल्स जगह ले रहे थे उसमें से 800 पार्टिकल्स इवापोरेट करने की टेंडेंसी रखते हों। कहने का मतलब ये है कि भले ही अगर इसका साइज छोटा है, वॉल्यूम कम है, लेकिन सरफेस फेनोमेनन होने के नाते इसके इवापोरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, छोटे साइज होने के नाते। दूसरा आपने क्या देखा, दूसरा आपने देखा कि यहां पर भले ही आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, 12 लीटर ले लिया, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो सरफेस पर जो 1600 पार्टिकल्स इसके हैं उनमें से केवल 400 पार्टिकल्स ही इवापोरेट हो पाएंगे, क्योंकि यहां पर हमें यह भी देखना होगा पार्टिकल्स के इवापोरेट होने की टेंडेंसी कितनी होगी। बात समझा, ये चीज मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें यहां पर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों का मिक्सिंग से सोल्यूशन बनाया जाए, मिक्सिंग करके सोल्यूशन बनाया जाए, तो क्या कंडीशन होगी,
इस बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया था और मैंने यह भी आपको समझाने की कोशिश किया था कि आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये 4 लीटर जो है अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कंपोनेंट वाइज ये 1/4 होगा और ये 3/4 होगा। बात समझ रहे हैं? ये बात भी मैंने आपको बताया। मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा कंपोनेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो मिथेनॉल 4 लीटर है यानी 1/4 फ्रैक्शन है और जो इथेनॉल है वो अगर 12 लीटर है तो ये 3/4 फ्रैक्शन वॉल्यूम का मिलाने की कोशिश की जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? इसके कारण एक नई कंडीशन क्या होगी? नई कंडीशन कैसी होगी? इस चीज को अगर आप समझ लेंगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक बार प्लीज फोकस करिए कि यहां पर हमने क्या लिया, हमने मिथेनॉल का 4 लीटर लिया, वॉल्यूम कम लिया और सरफेस फेनोमेनन है इसलिए सरफेस पर इसके 1600 पार्टिकल्स अगर जा रहे हों और छोटा साइज है इसलिए पार्टिकल्स ज्यादा इवापोरेट हो रहे हों। ये बात हमने आपके साथ डिस्कस किया। दूसरा इंफॉर्मेशन मैंने दिया कि कल्पना करिए कि मैंने मिथेनॉल लिया है, मिथेनॉल के बाद इथेनॉल लिया है, इथेनॉल का 12 लीटर लिया है। 12 लीटर में चूंकि बीकर उसी साइज का है इसलिए यहां पर भी सरफेस पर 1600 ही पार्टिकल्स जगह लेंगे और चूंकि भारी साइज का पार्टिकल है तो इसलिए इसके केवल 400 पार्टिकल्स ही इवापोरेट कर पा रहे हैं। अब देखिए इसके पार्टिकल हल्के हैं, ज्यादा इवापोरेट कर रहे हैं, इसके पार्टिकल्स भारी हैं तो कम इवापोरेट कर पा रहे हैं। अब अगली कंडीशन देखेंगे कि अगर इन दोनों को मिलाने की कोशिश करें तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, उस चीज को हम एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं तीसरे बीकर की कंडीशन और इसमें अगर इन दोनों ही कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है तो क्या क्या सिचुएशन बनेगी। मैं पूरी की पूरी डिस्कशन इसलिए आपके साथ इतना मेहनत कर रहा हूं ताकि अगर इस कंपोनेंट्स के मिलाने पर क्या क्या फर्क पड़ता है, अगर इस बात को आपने सीख लिया तो काफी कुछ आप सीख जाएंगे। किस तरीके से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है, क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर का कॉन्सेप्ट, कैसे सरफेस से कोई चीज वेपर प्रेशर अपना डेवलप करती है, उन सारी चीजों को आपको समझना काफी आसान हो जाएगा। देखते हैं, मैंने आपसे कहा कि यहां पर सॉल्यूशन हमने जब मिक्स करके बनाया तो दोनों के कंपोनेंट्स मिलेंगे और अब ना सिर्फ 4 लीटर पहला कंपोनेंट मिथेनॉल का होगा बल्कि अब 12 लीटर इसमें इथेनॉल के भी कंपोनेंट्स होंगे। तो अब वॉल्यूम बढ़कर के टोटल कितना हो गया? वॉल्यूम बढ़कर के हो गया टोटल 16 लीटर। 16 लीटर तो टोटल वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम नो डाउट बढ़ गया, लेकिन अभी भी एक्सपोज जो सरफेस है जहां से हमें इवापोरेशन की घटना होते हुए देखने को मिलेगी वो सरफेस पर केवल 1600 ही पार्टिकल्स रह सकते हैं। इसके सरफेस पर अभी भी समझ है ना, वेसल के लेवल पर कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि वेसल हमने वही लिया, केवल इसकी वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन सरफेस फेनोमेनन होती है, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट एक सरफेस फेनोमेनन होती है, इसलिए इसके सरफेस पर अभी भी 1600 ही पार्टिकल्स जगह ले पाएंगे। इस बात को कहने का मतलब क्या है? अब आप सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर देखने की कोशिश करिए। मैंने आपसे कहा कि जो 1600 ही पार्टिकल्स मिक्सिंग के बाद भी जगह ले पाएंगे, तो 1600 में से 1/4 किसके पार्टिकल होंगे? 1/4 जो पार्टिकल्स होंगे वो मिथेनॉल के होंगे और 3/4 जो पार्टिकल्स होंगे वो इथेनॉल के होंगे। इस बात को कहने का मतलब क्या है, इस चीज को अब देखते हैं। इसका मतलब यह है कि 1600 में से 400 पार्टिकल्स जो होंगे वो यहां पर मिथेनॉल की जगह लेंगे, यानी 400 जो पार्टिकल्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा वो किसका होगा? मिथेनॉल का होगा, क्योंकि 1600 में से केवल 1/4 ही इसका फ्रैक्शन जा सकता था। जबकि दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, जो दूसरा कंपोनेंट आपने यहां पर ऐड ऑन किया है, जिसके बारे में आपको कह रहा हूं, इथेनॉल कह रहा हूं, तो वो अगर 3/4 अगर जगह लेगा तो उसके कितने पार्टिकल्स यहां पर सरफेस पर जगह लेंगे मिक्सिंग के दौरान? तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो 1200 पार्टिकल्स जगह लेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो मिक्सिंग का यही इफेक्ट हुआ। जो इथेनॉल था जिसका वॉल्यूम आपने कम मिलाया, तो सरफेस पर मिक्सिंग के बाद जो उसके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे वो केवल 400 होंगे। 1200 पार्टिकल्स किसके होंगे? इथेनॉल के होंगे। अब होगा क्या, इस चीज को देख लेते हैं। इस चीज के होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि 50% इवापोरेशन की टेंडेंसी इसकी थी। किसकी? मिथेनॉल की 50% टेंडेंसी थी मिथेनॉल की इवापोरेट करने की, जबकि जो 1200 जो इथेनॉल का पार्टिकल्स था उसका केवल 25% ही पार्टिकल्स, यानी ये केवल 25% पार्टिकल्स ही इसके इवापोरेट कर पाएंगे, जबकि मिथेनॉल के 50% पार्टिकल्स इवापोरेट कर पाएंगे। इस बात को कहने का मतलब क्या था, एक बार फिर से देखते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम सरफेस पर रहेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, इस चीज को देखें, 400 पार्टिकल्स जो हैं मिथेनॉल का है, 1200 पार्टिकल्स इथेनॉल का है। इतनी बार बोलने के पीछे मकसद यह है कि आप सारी चीजों को समझ पाएं। और 400 पार्टिकल्स यानी 400 जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं मिथेनॉल के, उसमें से 50% पार्टिकल्स यानी 200 जो पार्टिकल्स होंगे वो इवापोरेट कर जाएंगे, जबकि 1200 जो पार्टिकल्स इथेनॉल का यहाँ सरफेस पर अवेलेबल है इसमें से केवल 25% यानी कितना? 1200 पार्टिकल्स अगर इथेनॉल के हैं तो उसका 25% यानी 300 पार्टिकल्स ही केवल इवापोरेट हो पाएगा। इस बात का मतलब आप समझ पा रहे हैं? इस बात का मतलब यह है कि जो आपका कंपोजिशन आपने लिया, कहां पर आपने सॉल्यूशन बनाते समय जो आपने कंपोजिशन लिया था, 1/4 सिर्फ आपने मिथेनॉल लिया था,
3/4 आपने इथेनॉल लिया था, लेकिन ये ज्यादा वोलेटाइल होने के नाते इसके 50% पार्टिकल्स जो भी अवेलेबल थे सरफेस पे वो सारे उड़ गए और इसका केवल कितना पार्टिकल उड़ा, 25%। ये बात हमने पहले ही देख लिया था, मिक्सिंग के बाद भी यही चीज देखने को मिला है। जितना पार्टिकल्स रहेगा, अगर इसके 400 पार्टिकल्स सरफेस पर जगह पाएंगे, इसके 400 पार्टिकल्स यहां सरफेस पर जगह पा रहे हैं, इसके 400 पार्टिकल्स अगर सरफेस पर जगह पा रहे हैं तो उसमें से 50% पार्टिकल्स यानी 200 पार्टिकल इवापोरेट करेंगे। जबकि इसका वॉल्यूम ज्यादा लिया गया तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान इसके पार्टिकल्स कितने होंगे, 1200 पार्टिकल्स होंगे और 1200 के 25% पार्टिकल्स ही केवल इवापोरेट कर पाएंगे। इसके कितने पार्टिकल्स इवापोरेट करेंगे, 300 पार्टिकल्स यहां पर इवापोरेट कर पाएंगे। इससे क्या आपको पता चला, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि मिक्सिंग के बाद अब आपको जो वेपर मिलेगा उस वेपर के भीतर 200 पार्टिकल्स मिथेनॉल के होंगे और 300 पार्टिकल्स इथेनॉल के होंगे। यानी जो पहले आप कंपोजिशन देख रहे थे, पहले वाले कंपोजिशन में क्या था, 1/4 और 3/4 की बात थी, अब वो बात आपको वेपर में नहीं देखने को मिलेगी। बात समझ पा रहे हैं? 1/4 पहले मिथेनॉल था, 3/4 इथेनॉल था। अब आप जब आप वेपर फेज में देखेंगे तो कंपोजिशन उन वेपर्स में आप देख रहे हैं काफी हद तक मिथेनॉल पहुंच गया। देखिए ना, टोटल 500 में से अप्रॉक्सीमेटली 45% तक पार्टिकल्स किसके हैं, मिथेनॉल के हैं। जबकि आप देखिए ना 500 पार्टिकल्स में से आप देखिए लगभग 50% के टच में ये जाने लगा है, 45 to 50%। आप कह सकते हैं ना 45% के आसपास 200 पार्टिकल्स अब वेपर में ये चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप किसी को वोलेटाइल, जब दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तो हो सकता है किसी एक की क्वांटिटी कम हो, किसी एक की क्वांटिटी मिक्सिंग के समय कम हो, लेकिन अगर वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो वेपर फेज में उसके वेपर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझना है, क्या कैसे कोई लिक्विड आइडियल सोल्यूशन कहलाता है और कैसे कोई लिक्विड नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाता है, यहीं पर इस चीज को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें अगर आप पहले ही समझ लेंगे तो काफी हद तक आगे के पॉइंट्स में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्या चीजें आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लेवल पर हमें समझने की जरूरत होती है। एक्चुअल में क्या आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को समझाने का तरीका होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेसिस पर। मैंने आपको जानबूझ करके मिथेनॉल और इथेनॉल का एग्जाम्पल लिया। मकसद ये था कि मैं आपको समझा सकूं किस तरीके से मिथेनॉल और इथेनॉल मिल करके आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। मान लीजिए इथेनॉल या मिथेनॉल, मिथेनॉल को पहले ले लेते हैं। मिथेनॉल के अगर पार्टिकल्स ए के बीच में जो अट्रैक्शन है, आइडियल लैंग्वेज में कहा जाता है, वही अट्रैक्शन इथेनॉल के पार्टिकल्स के बीच में अगर हो, लगभग उसी लेवल का स्ट्रेंथ अगर इथेनॉल के पार्टिकल्स के बीच में हो, और आफ्टर द मिक्सिंग जो आपने सोल्यूशन फॉर्म किया, यानी जब आपने CH3OH और C2H5OH को आपने जब मिक्स कर लिया, यानी जब आपने A और B के बीच में स्ट्रेंथ देखा, अगर इन पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन भी उतना ही हो जितना AA का है, जितना BB का है, उतना ही अट्रैक्शन अगर AB के बीच में हो, तो ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। अब आप ये सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, यहां पर तो आपने देखा कि AA के पार्टिकल्स यानी मिथेनॉल के पार्टिकल्स ज्यादा वोलेटाइल हैं। ये चीज आप देख रहे हैं, आपने यही देखा ना कि जो मिथेनॉल का पार्टिकल था वो ज्यादा वोलेटाइल था। आपने ये देखा कि इथेनॉल का पार्टिकल कम वोलेटाइल था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि AA के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा लगभग उतना ही BB के बीच में फोर्स लगेगा, और जब ये सोल्यूशन बना लेते हैं तो भी उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा? ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? इस तरीके से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना है इस बात को कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स एक अलग फैक्टर है। इवापोरेट करने के लिए आपको साइज भी देखना पड़ता है। आप ये इस चीज को समझे, हल्का जो पार्टिकल होगा वो आसानी से इवापोरेट कर जाता है, भले ही मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस उतने ही हों जितना दूसरे के बीच में है, और मिक्सिंग के दौरान भी फोर्सेस लगभग उतने ही हों। बात समझ रहे हैं? तो होता कि यही है कि जो इथेनॉल और मिथेनॉल की जो सिचुएशन है उसमें अप्रॉक्सीमेटली ए जो पार्टिकल होगा, बी जो पार्टिकल होगा, उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं लगभग एक जैसे ही होते हैं, और जब उनको मिक्स करते हैं, जब हम AB बनाते हैं तो उस समय फोर्सेस लगभग उतना ही मिलता है। इसीलिए इनको कहते हैं ये आइडियल सिचुएशन में एक सोल्यूशन बना हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन मैंने आपको समझा दिया। जो कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में वो थोड़ा हल्का होता है, भले ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही हो, मिक्सिंग के समय कोई मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस ना हो रहा हो, लेकिन वो चूंकि हल्का है इसलिए ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। दूसरा कंपोनेंट कम वोलेटाइल होने के नाते वो थोड़ा हैवी होता है, इसलिए कम वोलेटाइल हो पाता है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो जो थोड़ी मात्रा में लिया गया हो लेकिन वो ज़्यादा वोलेटाइल हो तो उसके फ्रैक्शन ऊपर जाने पर बढ़ जाते हैं, उसकी मात्रा ऊपर जाने पर बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान में लेकर के कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जाते हैं, और आपसे जो बोला जाता है क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ेगा जब कोई सॉलिड मिला दिया जाएगा, क्या होगा वेपर प्रेशर में दिक्कत, क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट में चेंजेस, क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस, ये सारी चीज़ें
इसी फैक्ट को अगर आपने सीख लिया है तो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि आप वेपर प्रेशर को समझें। जो वेपर्स जो उड़ करके जो वेपर्स जो अपना प्रेशर जनरेट करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना यहाँ जरूरी है। अगर वो आप समझ लेते हैं तो बाकी कोई ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने पूछे जाएंगे। वेपर प्रेशर जब दोनों ही कंपोनेंट्स वोलेटाइल होते हैं उस पर किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और मिथेनॉल की ही बात कही गई है और उनके वेपर प्रेशर आप देखिए 44.5 mm और 88.7 mm ऑफ Hg दिया गया है। आप इसमें समझ सकते हैं यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा इथेनॉल थोड़ा हैवी होता है इसलिए देखिए इसके द्वारा जनरेट होने वाला वेपर प्रेशर कम है। मिथेनॉल थोड़ा हल्का है इसलिए इसके द्वारा जनरेट होने वाला वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद सोल्यूशन के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा बैक लेकर के चलूंगा। इथेनॉल और मिथेनॉल का डेटा देखें, बारी बारी से पढ़ते हैं। 45.5 mm 88.7 mm ऑफ Hg है। सोल्यूशन जो बना हुआ है वो 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल और 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल को मिलाकर के बनाया गया। ये माना गया है कि सोल्यूशन आइडियल है, यानी कोई चेंजेस नहीं होंगे मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट पे, और वो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात करना चाहते हैं और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज है कि मैंने जितनी भी बातें आपको अभी तक सिखाई हैं उन्हीं का यहाँ पर एप्लीकेशन होना है। आप देखिए इथेनॉल थोड़ा भारी होता है, C2H5 होता है, कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है आप देखिए डेटा वाइज, और इसी के कंपैरिजन में आप बनाने की कोशिश करिए मिथेनॉल के एनवायरनमेंट को। मिथेनॉल कितना है 88.7 mm ऑफ Hg का वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है। इतना ही नहीं, अभी जो मैंने आपको समझाया वही बुक की लैंग्वेज को मैंने डेटा के सिस्टम पर समझाने की कोशिश किया था। मैंने आपसे कहा था इथेनॉल वेपर प्रेशर कम बना रहा है और यहां पर आप देखिए मिथेनॉल वेपर प्रेशर ज्यादा बना रहा है। इतना ही नहीं, आपने क्वांटिटी जो ली है इथेनॉल की ज्यादा ली है। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी आपने इथेनॉल की ज्यादा ली है और मिथेनॉल की क्वांटिटी कम ली है। आप देखिए यहां पर इसमें देखिए मिथेनॉल का केवल 40 ग्राम लिया है जबकि इसका 60 ग्राम आपने इथेनॉल का लिया है। अब यहां पर ये कह रहे हैं सोल्यूशन को आप आइडियल मानिए। आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन को आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई इतना बड़ा ये कोई अलग से लैंग्वेज नहीं होता। आइडियल सोल्यूशन होने का मतलब ये होता है कि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन उतना ही लगे और जब मिक्स कर दें तो भी उतना ही अट्रैक्शन लगे, यानी ए के बीच में जो अट्रैक्शन लगे लगभग वैसा ही बी के बीच में लगे, और जब ए और बी कंबाइंड हो जाए तो उस समय भी अट्रैक्शन उतना ही लगे, तब आइडियल सोल्यूशन की बात कही जाती है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया AB। तो आइडियल सोल्यूशन ये है कि लगभग फोर्स उतना ही, लेकिन आप देख रहे हैं मिथेनॉल ज्यादा वोलेटाइल होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, मिथेनॉल का कंपोनेंट कम है लेकिन वो चूंकि ज्यादा वोलेटाइल है तो निश्चित तौर पर वो वेपर ज्यादा बना देगा। इसलिए जिस फ्रैक्शन में ये सोल्यूशन में है उससे कहीं ज्यादा फ्रैक्शन में ये वेपर में पहुंच जाएगा। जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश किया था उस चीज को एक बार आप बैक जा करके इस वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। जो मैंने आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर समझाने की कोशिश किया है उसी का यहाँ पर डेटाबेस जो मैंने समझाया उसको आपको वैल्यू बेस्ड यहाँ पर नंबर्स आपको डालने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, आपको आसानी से सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर आप बताओ सोल्यूशन का कितना होगा, और ये बताइए इनका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में जब ये जाएंगे तो वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। पक्की सी बात है वहां पर मोल फ्रैक्शन जो होगा वो मिथेनॉल का थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि मिथेनॉल वहां ज्यादा पहुंच जाएगा, भले ही उसका फ्रैक्शन सोल्यूशन बनाते समय कम था। बात समझ रहे हैं? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, हमने राउल्स लॉ के बारे में पढ़ रखा है। सोल्यूशन बनाना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था P टोटल, पहला कंपोनेंट का जब आप P टोटल देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, P1 नॉट काई 1 प्लस P2 नॉट काई 2। अब यहां पर क्या है, आपके सामने P1 नॉट P2 नॉट की वैल्यू दे रखा है। इतना ही नहीं, आपको दे रखा है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए डेटा इथेनॉल और मिथेनॉल का। तो आप दोनों के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप निकाल लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, आपको P टोटल की वैल्यूज पता चल जाएगी। P टोटल को आपको सम करके बताना होगा। ये आपको कैलकुलेट करना पहले ही सिखा दिया, मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हैं और इससे आप P टोटल की वैल्यू पता कर लेंगे। ये तो हुआ हमारा पहला आंसर, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब सेकंड आंसर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड आंसर जो ये जानना चाहते हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगले स्टेप पर पढ़ेंगे। अगले स्टेप में हमें करना क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया पहले ही डेटा बेसिस पर मैंने आपको बता रखा है कि वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे। कैसे पता लगाएंगे, तो आपको फार्मूला पहले ही देखना होगा। P टोटल के बारे में मैंने आपको बताया, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट काई 1 प्लस P2 नॉट काई 2। ये बात तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप दूसरी लैंग्वेज में भी ऐसे लिख सकते हैं, ये है P1, मानते हैं नहीं, ये है P1 और ये क्या है P2 है, और ये क्या है P टोटल है। बात समझ रहे हैं, ये क्या है P टोटल है। P1 P2 के सम से आपको क्या मिला, आपको मिल गया P टोटल की वैल्यू। अब सेकंड कैलकुलेशन के लिए बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसी पर आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। ध्यान से समझना ये है कि वहां पर जो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर जो बन रहा है
वेपर प्रेशर जो बन रहा है, इसमें आप ध्यान से देखिए, आपको मोल फ्रैक्शन के अलावा आपको ये भी देखना है कि वो आइडियली कितना वेपर बनाने की टेंडेंसी रखता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मेथनॉल के लिए क्या होगा, फ्रैक्शन तो कम होगा, लेकिन उसके वेपर प्रेशर बनाने की टेंडेंसी देखिए लगभग डबल है। इथेनॉल के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर बनाने की टेंडेंसी, उसका जो ये वाला P1 नॉट वाला जो कंपोनेंट होगा मिथेनॉल का, वो ज्यादा होगा। इसीलिए मोल फ्रैक्शन कम होने के बावजूद भी P1 की वैल्यू बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? और P1 की वैल्यू इसकी बढ़ी हुई मिलेगी, जितना उसका आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा इसलिए मिलेगा क्योंकि P1 आप देखिए लगभग डबल है। P1 नॉट की वैल्यू इसकी लगभग डबल है, इसलिए ऐसा आपको मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप सोल्यूशन की बजाय वेपर फेज में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कहा जाता है कि इसके लिए P1 और PT के बीच में अब आपको रिलेशन बनाने की कोशिश करनी होगी। और अब नए सिरे से एक नया आपको रिलेशनशिप यहां पर मिलेगा जो PT और PZ के बारे में बताएगा। कैसे उसके बारे में पता चलेगा, ये देखिए यहां पर अगर आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक रिलेशनशिप इसके साथ देखने को मिलेगा, PT इंटू मोल, जो ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, जो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज जो आप देखेंगे, जिसको मैं Y1 कह देता हूं, वो ज्यादा आपके लिए आसानी होगा। Y1 इंटू P टोटल इज इक्वल टू P1 की वैल्यू होगी। तो ये जो P1 की वैल्यू जो आप वेपर फेज में आप देख रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर जो आप देख रहे हैं, वो P टोटल इंटू इसके वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये एक रिलेशनशिप हमने पिछले लेक्चर में समझा था और आप निश्चित तौर पर यहां पर देखेंगे जो P टोटल इंटू Y1 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू मिलेगी। और इस तरीके से आप यहां पर इसके इंटर रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप की मदद से आप क्या करेंगे, वेपर फेज में पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको डिजिटल लेवल पर अभी आपको समझाया और यहां पर जो न्यूमेरिकल बेसिस पर आप देखेंगे मोल फ्रैक्शन का बढ़ते हुए जो आप वैल्यूज देखेंगे, उसको कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। प्लीज आप पेन और पेपर का इस्तेमाल करिएगा। जो मैंने अभी आपको हाइपोथेटिकल इमेज बताया कि उसमें इवापोरेशन की टेंडेंसी ज्यादा थी, वेपर्स में मोल फ्रैक्शन ज्यादा बढ़ गए, उस चीज को इस क्वेश्चन की डेटा की मदद से देखने की कोशिश करिएगा। पहले मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना था उसके बारे में जानने की कोशिश करिएगा इस इंफॉर्मेशन की मदद से। और बाद में जब वो मिक्स कर दिया गया, चूंकि वो वोलेटाइल ज्यादा था, इसलिए जब वो वेपर फेज में जाता है तो उस समय मिथेनॉल का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा उसको कैलकुलेट करिएगा और इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करिएगा कि जब ये वेपर फेज में जाएगा तो इसके मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएंगे। इस चीज पर आप जरूर फोकस करिएगा। एक छोटे से न्यूमेरिकल पर मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब गलत होते हैं। एक बार अगर आप समझ गए, एक बार आपने इसको जस्टिफाई कर लिया, एक बार आपके दिमाग में आ गया हाँ यार यही चीज इसका कॉन्सेप्ट है, तो आगे आपको इस तरीके के क्वेश्चन बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन कई सारे इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको यह भी देखना होगा कि जो कंपोनेंट है वो किस तरीके से अप्लाई करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक जगह का फार्मूला दूसरी जगह लगते हैं लगाने, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए अगला एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं और इसमें ध्यान रखिएगा, आपको जो फार्मूला अप्लाई करना है, राउल्स लॉ के जिस फार्मूले को अभी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है, दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हैं। जब मिक्स किए गए हैं तो दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, इस बारे में आपको जानकारी है। क्या होगा अगर उसमें जो मिलाया गया दूसरा कंपोनेंट है, मान लीजिए लिक्विड के भीतर आपने सॉलिड मिला दिया और सॉलिड वोलेटाइल नहीं हो तो क्या होगा, तो कंडीशन बदल जाती है। अभी तक हमने क्या देखा, लिक्विड में लिक्विड मिलाया, दोनों लिक्विड इवापोरेट हो रहे हैं। अगर लिक्विड में मैंने सॉलिड मिलाया, सॉलिड इवापोरेट नहीं हुआ तो क्या होगा, ये बात आगे हम डिस्कस करेंगे। कई बार ये होता है कि वो फार्मूला हम यहां लगा देते हैं, यहां का फार्मूला वहां लगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको बचना है। अगला जो मैं आपको एग्जांपल लूंगा वो इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए लूंगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का नाम मैंने इसलिए लिया है ताकि आप समझ सकें कि क्वेश्चन लगाते समय कितना बच करके आपको चलना होगा। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ मरकरी और Hg at 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां पर कई चीजें आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। पहली बात तो ये कि मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीजें तो आपको डरने वाली जो चीजें हैं ये बाद में आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहले तो आप ये देखिए सोल्यूशन जो बना हुआ वो किसका बना हुआ है, उस चीज को आप जानेंगे। तो यहां पर देखिए जो सोल्यूशन कह रहे हैं, भले ये कह रहे हैं एक्वस सोल्यूशन आपने बनाया है, लेकिन उसमें आपने किसको मिक्स किया है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज होता क्या है, नॉन वोलेटाइल होता है। अगर ये ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल है तो जाहिर सी बात है ये इवापोरेट होगा नहीं, जाहिर सी बात है यहां पर नए फार्मूले लगाने की जरूरत होगी। तो मैं इस बारे में बाद में आपको बताऊंगा कि नॉन वोलेटाइल नेचर का अगर आपने सॉल्यूट ऐड किया है तो वेपर प्रेशर किस तरीके से रिड्यूस होगा, उसके लिए कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, राउल्स लॉ को कैसे मॉडिफाई करके अप्लाई करेंगे, वो चीज़ें आगे के डिस्कशन का पार्ट होंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, इस बारे में ध्यान रखते हुए कर रहे हैं।
और एक बात आपको मैंने पहले ही बता रखा था, कॉन्सेप्ट अगर आपने कंसंट्रेशन निकालने का तरीका अगर आपने सही से सीख लिया तो ये वेपर प्रेशर आप निकालना सीख जाएंगे। और वेपर प्रेशर के तमाम सारे क्वेश्चन में आपसे कंसंट्रेशन निकालने की बात कहेंगे। जैसे यहीं पर आप देखिए, मोलैलिटी आपसे जानना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन आपसे जानना चाहते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप पहले का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इस चीज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप खुद से इसका सोल्यूशन बना लेंगे। अभी अगर आपसे नहीं लग पा रहा तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट आगे हम इसी चीज को देखने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ कैसे मॉडिफाई करेंगे जब उसमें ग्लूकोज, यूरिया, इस तरीके के नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिलाए जाएंगे तो क्या चेंजेस होगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बचने के लिए आपको फार्मूला सही से पता होना चाहिए, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। देखते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में जो कंपोजिशन इन वेपर फेज के बारे में कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहते हैं। तो जो बात मैंने अभी आपको डेटा बेसिस पर समझाने की कोशिश किया था, उसी चीज को लेकर के कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखिए, लगाइए, और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसी तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। डेटा थोड़ा आपसे कम वैल्यू वाला दिया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसी तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं एक क्वेश्चन देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये भी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन इज एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin and mole fraction of each component in vapor phase. इस तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया था। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर एक बार फिर से वही चीज जस्टिफाई करने की कोशिश किया है कि यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा हैवी है, ये हैवी है और ये लाइट है। ये डाइक्लोरोमीथेन क्या है, लाइट है, CH2Cl2 है, जबकि यहाँ पर क्या है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो CHCl3 है। तो जब एक ज्यादा भारी है तो जाहिर सी बात है जो हैवी होगा उसके वेपर भी कम बनेंगे। क्लोरोफॉर्म का देखिए वेपर प्रेशर कम मिल रहा है, जबकि आप डाइक्लोरोमीथेन के मामले में क्या देख रहे हैं, डाइक्लोरोमीथेन के मामले में देख रहे हैं वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब आपने किया ये कि आपने अगर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का डेटा आपके फेवर में भी है। देखिए डाइक्लोरोमीथेन का वैसे भी इसने वैल्यू मींस फ्रैक्शन ज्यादा लिया है। देखिए क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में डाइक्लोरोमीथेन की अमाउंट भी ज्यादा ली गई है, और ये जब सोल्यूशन आप बनाएंगे तो उस समय ये इसका फ्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना भी मिलाया है उससे कहीं ज्यादा इसका फ्रैक्शन आपको मिला हुआ आपको वेपर फेज में मिलेगा। आप पहले लेक्चर से अभी तक के लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाएंगे। तो पहला इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन जो पूछा है बहुत आसान है, आपको मैंने बता रखा है। वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा कैसे बनेगा, इतनी अमाउंट को मिला करके बनेगा, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। राउल्ट्स लॉ का फार्मूला आप सिंपल से जानते हैं, P1 + P2, P1 नॉट काई 1 प्लस P2 नॉट काई 2 इज इक्वल टू P टोटल। वो वैल्यू ये जानना चाहते हैं। दूसरा जो ये जानना चाहते हैं वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, जो वेपर फेज में जाने के बाद मोल फ्रैक्शन में क्या बदलाव आएंगे उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। इसके बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया, इस लेक्चर में बताया है। आप खुद से सॉल्व करिएगा और देखने की कोशिश करिएगा मोल फ्रैक्शन में कितने चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज को आप देखने की कोशिश करिएगा। आप देखेंगे जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो सोल्यूशन में अपना मोल फ्रैक्शन बढ़ा देगा। इस तरीके की चीज मैंने आपको पहले से बता रखा है, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाते समय कोई घबराने की बात नहीं है, इसको दो तरीके से सॉल्व करना है। पहले कंपोनेंट के आंसर जो क्वेश्चन का है उसको देखना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू आपको पता लगानी है। उसके बाद आप वेपर प्रेशर जो हर कंपोनेंट का वेपर फेज में होगा उसको आप निकालने के बाद आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, यहां पर वेपर प्रेशर नहीं होगा, आपको यह देखना होगा यहां पर मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ये दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहां पर इस तरीके की लैंग्वेज इन्होंने पूछा है, उस तरीके से हमें करना होगा। ये क्वेश्चन हमारी किताब से लिया गया है और मेरी बुक में बहुत अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करने की कोशिश की गई है। जितनी चीजें आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मेरी किताब बहुत सस्ती है, आप जरूर लीजिएगा। ये सारे लेक्चर उसी को एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने रखने की कोशिश किए गए हैं। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। वेपर प्रेशर, दो लिक्विड हैं, दो प्योर लिक्विड हैं ए और बी, उनको मिला करके बनाया गया है, जिसमें वेपर प्रेशर ए और बी के जो दिए गए हैं वो 450 mm और 700 mmHg रिस्पेक्टिवली हैं 350 केल्विन पर। ये कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर के बारे में जानना चाहते हैं। अगर टोटल वेपर प्रेशर 600 mmHg है, इसके अलावा ये कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन वेपर फेज में जानना चाहते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन की ही वैल्यू वेपर फेज में जानना चाहते हैं। मैंने आपको बताया ना, कई बार यही क्वेश्चन आपसे
आपसे घुमा टहला करके पूछते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेंगे, कई बार आपको अलग अलग लेवल पर पूछेंगे। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया, आईएससी में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं। इवन नीट में, आईआईटी में इस तरीके के लेवल के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, और मैंने आपसे कहा ना कि ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसको मैंने आपको डिजिटल लेवल पर समझाने की कोशिश किया है, इसलिए आपके लिए आसान हो गया है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए, लिक्विड ए बी दोनों के वेपर प्रेशर दिए गए हैं, और ये जानना चाहते हैं कि इसमें कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर का कितना होगा अगर इनका टोटल वेपर प्रेशर इतना बन रहा है। दूसरी बात, वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमारी बुक का एक सॉल्व एग्जाम्पल इसी की बेसिस पर बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर के बारे में पता चलेगा। आप कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर या सोल्यूशन के बारे में जो आप बात करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों लिक्विड के बारे में कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाते समय मैं आपको हिंट दूंगा राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है जब इस तरीके की बात दी गई हो। देखिए, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस क्या कहता है, P2 कहता है। इसके अलावा जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या कहते हैं, ये P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2, इस तरीके की बात कहते हैं। और यहाँ पर Chi1 Chi2 की वैल्यू दी नहीं गई है, इसी को जानना चाहते हैं। ये P टोटल है, आप जानते हैं। इसमें क्या है कि ये वैल्यू आपको नहीं दिया गया, Chi1 और Chi2 की वैल्यू नहीं दी गई है, और इसी की वैल्यू वो जानना चाहते हैं जब लिक्विड मिक्सचर में इनका मोल फ्रैक्शन कितना था, उसको जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक को Chi1 मान लीजिए, दूसरे की जगह पर आप 1 माइनस Chi1 डाल दीजिए। आप जानते हैं ना, मोल फ्रैक्शन का टोटल सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। देखिए, P1 नॉट की वैल्यू दी गई, P2 नॉट की वैल्यू दी गई है, Chi1 मानते हुए, और P टोटल की वैल्यू दी गई है। बात समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस फार्मूले को अभी थोड़ा सा भूल जाते हैं, यहीं पर रहते हैं। P टोटल इज इक्वल टू P1 Chi1, P1 नॉट Chi1, P2 नॉट Chi2 की जगह 1 माइनस Chi1 लिख दीजिए, और P टोटल का आपको वैल्यू मिला हुआ। तो Chi1 की वैल्यू पहले आप निकाल देंगे, फिर Chi2 की वैल्यू 1 माइनस Chi1 से करके आप निकाल लेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला ऑप्शन, पहले आंसर का जो हमारा तरीका था। दूसरे लेवल पर जब आप जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो वहां पर मैंने P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू P1 का मैंने आपको तरीका बताया था। दूसरे लेवल पर जब आप इसके कंपोनेंट्स के आंसर के बारे में सोचेंगे तो क्या करेंगे, आपको मैंने बताया ना, आप करेंगे Y1 P टोटल इज इक्वल टू P1, ये बात मैंने आपको बताया। तो ये जो वेपर फेज में P टोटल मिला है, और जो पहले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है इनटू Y1, तो ये वेपर फेज में इसका कितना वेपर प्रेशर में, वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, उसकी वैल्यूज यहां से कैलकुलेट की जा सकती है। बहुत ही सिंपल सा होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कई बार कई लेवल पर इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, बात समझ में आया। फिर हम दूसरे लेवल पर दूसरे कंपोनेंट का जो आंसर है, जब वेपर फेज की जो बात कहा है, उसको मैंने आपको बताया कैलकुलेशन कैसे करेंगे, Y1 Y2 के टर्म्स में देंगे, ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो, कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना बने। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, और वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस होंगे। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।